क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स की बात की गई है। सुधारों पर प्रतिक्रिया आपको यहाँ पर सुधारों पर प्रतिक्रिया आपको है। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स मतलब सुधारों पर प्रतिक्रिया आपके यहाँ पर उसको यहाँ पर देखिए। The British believed that Indian society had to be reformed. Laws were passed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movement in chapter 7. देखिए यहाँ पर एक खास जो बात है, देखिए ये क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 2 आपको है। तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन एवं संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति उसका अधिकार पहले जैसा ही हो रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके समाज, रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों में और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए थ्रू द आइज ऑफ द पीपुल की बात की गई है। थ्रू द आई, देखिए यहाँ पर क्या है, थ्रू द आइज ऑफ द पीपुल, आपको देखिए जनता की नज़र से, थ्रू यहाँ पर क्या है, थ्रू द आइज ऑफ द पीपुल। थ्रू द आइज ऑफ द पीपुल में क्या, थ्रू द आई ऑफ द पीपुल मतलब क्या कि जनता की नज़र से मतलब थ्रू द आई ऑफ द पीपुल। आप देखिए टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपुल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 एंड सोर्स 2। सोर्स 1 एंड सोर्स 2। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कि देखिए उस ज़माने में यहाँ जो कहा, उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत ए और स्रोत 2 को पढ़े। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्रोत ए जो लिखा गया, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। आप देखिए सोर्स एम जो कहा 84 नियमों की जो सूची, उसको यहाँ पर देखिए 84 नियमों की जो सूची है। देखिए यहाँ पर क्या है कि गिवन हियर आर एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक देखिए महाज। आपको क्या है कि यहाँ पर आपको बुक माझा, देखिए माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गॉड्स, ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए यज्ञ बीइंग organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoy on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. The sepoy said the English were determined to wipe out the religions of the Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all being kings and princes in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of the dire and consequence and massive upheaval if these are implemented. That the kings all returned to their capitals in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion, and the secret plan had been calculated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments.
देखिए यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने से तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे। धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कि एक और आपको सोर्स 2 की बात यहाँ देखिए क्या कि देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। देखिए यहाँ पर जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। आगे हम देखिए कहा गया क्या इसमें देखिए another account we have from those days are the memoirs of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in Bengal Native Army. He served the English for 48 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by British in front of his eyes. On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoirs. He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgate translated it into English and had it published under the title From Sepoy to Subedar. Here is an excerpt from what Sitaram Pandey wrote. It is my humble opinion that this siege of Oudh filled the minds of the sepoy with distrust and led them to plot against the government. Agents of the Nawab of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They work upon the feeling of sepoy, telling them how telling them यहाँ देखिए क्या कि telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their master. The English with the object of restoring the emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. अब आगे हम देखिए कहा गया क्या कि उस दौर की एक और झलक सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 28 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा अपने संस्मरण लिखे जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म सिपाही सुबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरा मानना था कि अवध पे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मेरा मानना है कि अवध पे कब्जे सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास बढ़ गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने को उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है।
अब यहाँ देखिए आगे क्या फिल्म आपको क्या देखिए रिवर सिपाही देखिए एट मेरूट अटैक ऑफिसर एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स। अब यहाँ देखिए क्या कि मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको कहा गया, इसके बाद सोर्स 3 भी आपके यहाँ पर है। देखिए सोर्स टू कंटिन्यू, देखिए सोर्स 2 का शेष आपके यहाँ पर देखिए सोर्स 2 का कंटिन्यूअस या कंटिन्यू यहाँ पर देखिए इट चांस दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंट पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर इंस्ट्रक्शन और इन द यूज ऑफ द न्यू राइफल। दोज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम until a report got about by some means or the others some means or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. The men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there was soon excitement in the every regiment. Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion. But as I have already mentioned, the Sepoy minds had been inflamed by the seizure of oath. Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about. Since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it, the Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home. देखिए यहाँ पर क्या है कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाला कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लेकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट उत्तेजना का माहौल बन गया। यहाँ देखिएगा दूसरे लोगों को लेकर खबर भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी कर दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कि सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार का यहाँ पर आपको है सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार किताब के एक अंश यहाँ पर दिया गया था। अब एक्टिविटी यहाँ पर कुछ गतिविधि यहाँ पर देखिए। What were the important concerns in the minds of the people according to Sitaram and according to Vishnu Bhatt? सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? देखिए इसके बाद देखिए what role did they think the ruler were playing? What role did the सिपाही seems to play? उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई? सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? आगे यहाँ पर देखिए एक और जो आपको देखिए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन, यहाँ देखिए ए म्यूटनी, उसका देखिए म्यूटनी क्या देखिए MUTINY क्या होता है, MUTINY क्या होता है म्यूटनी। देखिए व्हेन सोल्जर्स हैज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी इज कॉल्ड म्यूटनी। सैनिक विद्रोह क्या होता है कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार करे तो उसी को हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। अब देखिए ए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन यहाँ पर कहा गया। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह बन गया। देखिए ए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन, देखिए सैनिक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह बन गया। देखिए दो struggles between rulers and the rule are not unusual. देखिए sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. Such a situation developed in the northern part
parts of India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoy mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनदेखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज की सत्ता छिनभिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। भारत उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। अब फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर इमेज भी आपको यहाँ पर आपको दिया गया। ये इमेज आप यहाँ पर देखिए क्या कि आपके यहाँ पर क्या द बैटल इन द कैवलरी लाइन्स। देखिए कैवलरी लाइन में युद्ध का इमेज है। देखिए ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 ओवर 3000 रिबेल्स came from Bareilly crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry force post. The battle continued all through the night. देखिए 3 जुलाई 1857 को 3000 ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, ये आपको आपको यहाँ पर इमेज है। देखिए क्या ये पोस्टर स्टाम्प इशू। देखिए यहाँ पर क्या पोस्टर स्टाम्प इशूड इन कॉमेमोरेशन। देखिए पोस्टर स्टाम्प इशूड इन कॉमेमोरेशन ऑफ मंगल पांडे का स्मृति में डाक टिकट आपके यहाँ पर है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या कि फिरंगीज क्या देखिए देखिए फॉरनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ अटेम्प्ट्स। विदेशी शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी मतलब क्या, द फॉरनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। विदेशी शब्द में अपमान का भाव आता है। देखिए फिरंगीज हम किसको कहते हैं? फिरंगी देखिए यहाँ पर क्या फिरंगीज फॉरेनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट हैज़ देखिए द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। फिरंगी इस शब्द का अपमान का देखिए फिरंगी मतलब विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है विदेशियों के लिए। अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि इसके बाद आपके आगे यहाँ पर कहा गया कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली की बात यहाँ पर कहा गया है। मेरठ से दिल्ली तक की बात यहाँ पर आपको है। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली आपके यहाँ पर देखिए इसमें जो कहा गया कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली मतलब मेरठ से दिल्ली तक। यहाँ देखिए ऑन 8 अप्रैल 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज विच वर देखिए क्या विच वर यहाँ में क्या विच were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoy were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. यानी कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में
यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 29 मार्च, हिंदी में 29 मार्च 1857 को दिया गया कि आपको इंग्लिश में ऑन 8 अप्रैल 1857 ए सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग्ड। 29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। सिपाही 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। अब यहाँ देखिए इंग्लिश के अंतर्गत आपको क्या ऑन 8 अप्रैल 1957 दिया गया है, जबकि हिंदी में आपको 29 मार्च 1857 दिया गया है। यहाँ देखिए इंग्लिश का ही आपको उम्मीद है सही 8 अप्रैल 1857 ही दिया गया है। इंग्लिश के अनुसार ही आपको सही मानिए 29 मार्च 1857 को नहीं, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। अब आगे आप देखिए हिंदी के अनुसार ये गलत हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या कि मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया। यहाँ देखिए द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि द रिस्पॉन्स ऑफ द, देखिए क्या कि द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन 10 मई। द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रीच द imprisoned sepoy. They attack and killed British officials. They capture guns and ammunition and set fire to the building and properties of the British and declare war on the Firangi. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? But who would rule the land instead? And the soldier had an answer to this question: the Mughal emperor बहादुर शाह जफर। अब यहाँ पे एक खास बात जो कहा गया क्या कि मेरठ में तैनात देखिए यहाँ पर क्या कि मेरठ में तैनात आपको यहाँ पर मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को देखिए यहाँ पर क्या कि 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों एवं संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि द सिपाही ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कि द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल द नाइट ऑफ 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. Has news of their arrival speed. The regiment stand in Delhi also rose up in a rebellion. Again British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. अब यहाँ पे देखिए क्या इसके बाद आगे कि मेरठ का देखिए मेरठ में कुछ सिपाही यहाँ पर देखिए कि मेरठ में देखिए क्या कि मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे में ही दिल्ली पहुँच गई। देखिए यहाँ पर क्या कि 1 मिनट, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुँच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार एवं गोलाबारूद अपने कब्जे में ले लिए और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भाई ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब आगे यहाँ पे आपको है कुछ इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है, उसको आप देखिए आप बहादुर शाह जफर का इमेज आपके यहाँ पर है। एक में देखिए बहादुर शाह जफर का इमेज, दूसरे आपको रानी लक्ष्मीबाई का इमेज आपको है। रानी लक्ष्मीबाई की इमेज ऊपर आप देख रहे हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए एक आप यहाँ पर इसमें क्या उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट यहाँ देखते क्या द एजिंग एम्पर मतलब बूढ़े। अब यहाँ देखिए द एजिंग एम्पर
यहाँ देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, द एजिंग एम्पर हैड टू एक्सेप्ट दिस एंड दिस डिमांड। ही रोट इन लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम और फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। देखिए दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। यहाँ देखिए क्या कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी, लेकिन उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के घड़े परिणाम सामने आए। देखिए द मुगल डायनेस्टी हैड रूल। देखिए द मुगल डायनेस्टी हैड रूल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉल रूलर्स एंड chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. अब यहाँ पे देखिए क्या कि अंग्रेजों से देखिए यहाँ पर क्या कि अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। आगे देखिए द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द cartridge would die down. But Bahadur Shah Jafar's decision to blitz the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope, and confidence to act. It gives them the courage, hope, and confidence to act. देखिए अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर लाइन आपको है। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कहा गया कि द रिवेलियन स्पिरिट की बात यहाँ पर की गई है। द रिवेलियन स्पिरिट की बात यहाँ पर आपको है। देखिए आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग द ऑलमोस्ट ए वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रैवल, देन ए स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगेन। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि देखिए जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। अब रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेन एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. And देखिए Nana Sahib to establish their authority and fight the Nana Sahib Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Jafar. In Lucknow, Birjis Qadar, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Jafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part. In organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebellious Sepoy and fought the British along with
along with Tatia Tope, the general of Nana Sahib in the Manda region of Madhya Pradesh. Rani Avanti Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. देखिए आप यहाँ पर अब हिंदी इसका देखिए, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ भी समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर एवं लखनऊ से मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। देखिए स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर BBSJ के तहत गवर्नर है। लखनऊ के BBSZ के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। कर दिया गया। उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए लखनऊ, उसके बाद आगे यहाँ आपको है देखिए बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना ब्रिजिस कद्र ने भी अब बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडा क्षेत्र में देखिए मध्य प्रदेश के मांडा क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उसके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। देखिए द ब्रिटिश वर एक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए the British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced यहाँ पर आगे कर देते the British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of British had collapsed for goods and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler. देखिए यहाँ पर क्या कि Tyler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the number opposed to them and endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. यहाँ देखिए विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। देखिए 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या मैनी न्यू लीडर्स कैम ऑफ फॉर एग्जाम्पल्स
आपके फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला, देखिए अहमदुल्ला शाह ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद देखिए prophesied that the rule of British would come to an end soon. He caused the emigration of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British in Delhi. A large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar, and all Damindar Kunwar Singh joined the rebel sepoy and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. ये देखिए यहाँ पर क्या इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब आगे यहाँ पर देखिए ए पोर्ट्रेट ऑफ नाना साहब, यहाँ पर ए पोर्ट्रेट ऑफ वीर कुंवर सिंह का यहाँ पर इमेज आपको दिया गया है। तो वीर कुंवर सिंह का यहाँ पर इमेज और यहाँ पुराना सिंह का इमेज है। उसके बाद यहाँ पर इमेज था नाना साहब का इमेज आपका है। अब आगे देखिए द कंपनी फाइट बैक्स। अब देखिए द कंपनी फाइट बैक्स आपका यहाँ पर है। इसके बाद हम देखिए क्या कि इसमें एक इमेज है। इसमें इमेज आप देख सकते हैं क्या ये इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है। ये इमेज आपको देखिए ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। अब आगे आप देखिए क्या एक इमेज और यहाँ पर आपको शो किया गया है। और उसके बाद आपको आगे देखिए क्या है कि एक इमेज यहाँ पर क्या विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। विद्रोही सिपाही जो आपको है वह मेरठ से दिल्ली की तरफ कुछ करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। देखिए शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार गोले आदि पहुँचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथियाँ खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। अब आगे यहाँ देखिए आपको है इसके बाद आपको आगे आपके अंदर कंपनी फाइट बैक्स मतलब क्या, द कंपनी फाइट बैक कंपनी का पलटवार, द कंपनी फाइट बैक्स कंपनी का पलटवार, कंपनी का मुंह तोड़ जवाब। देखिए फिर से मुंह तोड़ जवाब। देखिए यहाँ पर क्या कि अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विद ऑल इट्स माइट। इट ब्राउट reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Hazrat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in Rangoon jail in November 1862. अब एक कंपनी पर पलटवार देखिए आप इसमें जो कहा गया इस उथल पुथल के बावजूद यहाँ पर क्या इस उथल पुथल के देखिए अब इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सलाह देने के नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास सजा दी गई। उनके बेटों उनकी आंखों के सामने
गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। अब आगे हम देखें क्या कि द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। पीपल कंटिन्यू टू resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. अब देखिए क्या कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोगों ने अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। इसके बाद भी लोगों ने अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आगे हम देखिए क्या कि लखनऊ वाज यहाँ देखिए लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। ए सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंती बाई हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी चूज टू एम्ब्रास डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। Tatya Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many travellers and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. अब देखिए दिल्ली इसका ये देखिए 8 मार्च 1800 हाँ यहाँ देखिए क्या है कि इसके बाद क्या है कि दिल्ली पर कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 लखनऊ देखिए मार्च 1858 लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। लेकिन तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। अब देखिए जस्ट एज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन द डिफीट ऑफ रिबेल ऑफ फोर्सेस एनकरेज डिजर्शन द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपुल। दे अनाउंस्ड रिवार्ड्स for lower landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain unsafe and their rights and claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of Sepoy rebels, Nawabs and Rajas were tried and hanged. अब देखिए जिस तरह देखिए यहाँ पर क्या कि जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, तो उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उन्हें परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब आगे हम देखिए जो खास देखें एक यहाँ इमेज आपको यहाँ पर दिया। इमेज को देखिए यहाँ पे जो आपको है क्या है कि फिर ईयर में देखिए ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबेल्स नियर कानपुर। नोटिस द वे द आर्टिस्ट शोज द ब्रिटिश सोल्जर वैलिएंटली एडवांसिंग ऑन द रेबेल फोर्सेज। देखिए यहाँ पर क्या अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान देखिए किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको है फिर देखिए यहाँ पे एक इमेज और आपको यहाँ पर है क्या ब्रिटिश ट्रूप्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो ऑफ काश्मीर गेट टू इंटर दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है इसके बाद आपको आगे यहाँ पर एक्टिविटी की बात यहाँ पर आपको की गई है। यहाँ देखिए कहती उन स्थानों में देखिए क्या कि मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर द अपराइजिंग टुक प्लेस इन मई, जून एंड जुलाई 1857। उन स्थान सूची बनाइए जहाँ जो 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रोह हुए थे। अब आगे यहाँ पर ये फिगर आपको दिया गया है। पोस्टर स्टाम्प इशूड एंड कॉमेमोरेशन ऑफ तात्या टोपे।
तात्या टोपे के याद में स्मृति में जाए डाक टिकट का इमेज है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर विद्रोह के बाद के साल आप यहाँ पर देखिए, विद्रोह के बाद का आपको साल देखिए, आफ्टर मैथ। देखिए आफ्टर मैथ मतलब क्या, विद्रोह के बाद का साल। देखिए आफ्टर मैथ मतलब आपको क्या हुआ, विद्रोह के बाद का साल देखिए। विद्रोह के बाद देखो, द ब्रिटिश हैज रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1857। बहुत 2 साल लग गया। अब देखिए आप, द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies and more. Given below are the important changes that were introduced by the British. अंग्रेजों 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित आपको है। पहला, first, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. अब देखिए, पहला जो आपको पहला और महत्वपूर्ण जो काम किया गया उसमें ये किया गया कि ब्रिटिश संसद 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का काम जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। उसका देखिए दूसरा क्या पॉइंट आपके यहाँ पर है। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, और दूसरा आपके यहाँ पर ये हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके वो यहाँ पे क्या एक देखिए ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर एंड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्टेड इन फ्यूचर। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर heirs and including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of British Crown. देखिए देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात को प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा क्या देखिए, इट वाज डिसाइडेड दैट द proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar and Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkha, Sikh and Pathans. देखिए सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इस बार देखिए क्या चौथा में क्या, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। अब देखिए क्या, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह एवं शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब पाँचवें देखिए, द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टोमरी एंड रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपुल इन इंडिया। देखिए पाँचवा में यहाँ क्या है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा देखिए, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। अब यहाँ देखिए क्या कि भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अब देखिए, द न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। यहाँ एक इमेज आपको देखिए, ये आपको दिया गया जो आप लाल में जो आप देख रहे हैं मेजर देखिए मेन सेंटर देखिए जो लाल आप त्रिकोण है वह मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट है। विद्रोह के मुख्य केंद्र आपको लाल त्रिकोण में दिखाया गया है और अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट और जो काला त्रिकोण उसमें आपको विद्रोह के अन्य केंद्र भी आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद आपको आगे देखिए कुर्दा देखिए यहाँ पर द कुर्दा देखिए कुर्दा संग्राम एक केस स्टडी यहाँ पर किया गया है। कुर्दा संग्राम एक यहाँ पर केस स्टडी है, उसको यहाँ पर देखने का हम प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पर द कुर्द अपराइजिंग, देखिए द कुर्द अपराइजिंग एक केस स्टडी, देखिए कुर्द अपराइज कुर्द यहाँ पर जो आपको कहा उसको देखिए, इसमें जो आपको कहा गया देखिए द कुर्द, देखिए यहाँ पर द कुर्दा अपराइजिंग मतलब कुर्दा संग्राम एक केस स्टडी देखिए मच बिफोर द इवेंट मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857 देयर हैड टेकन प्लेस अनदर इवेंट ऑफ ए सिमिलर नेचर एट ए प्लेस called Kurda in 1817. Here it would be instructive for us to study that event and reflect on how a resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country. Country हमने क्या कि कुर्दा ए स्मॉल किंगडम built up in the late 16th century in the southeastern part of Odisha was a populous and well cultivated territory consisting of 105 घर्स 60 देखिए 60 large and 1109 small village at the beginning of the 19th century. Its king Raja Bira Kishore Raja Baira Kishore Bair Kishore Dev had to earlier give up the possession of four pragnas, the superintendence of the Jagannath temple and the administration of 14 Garjats princely estate to the Marathas under compulsion. His son and successor Mukunda Dev II was greatly disturbed with this loss of fortune. Therefore, sensing an opportunity in the Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiation with the British to get back his lost territories and the rights over the Jagannath temple. But after the occupation of Odisha in 1803, the British showed the British showed no inclination to oblige him on either score. Consequently, in alliance with other feudatory chiefs of Odisha and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force. This led to his disposition and annexation of his territories by the British. As a mature देखिए हैज़ अ मैटर ऑफ देखिए यहाँ पर क्या हैज़ अ मैटर ऑफ कंसोलेशन ही वाज ओनली गिवन द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल विद ए देखिए यहाँ पर क्या विद ए देखिए आपको विद ए ग्रांट अमाउंटिंग टू ए मर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ हिज फॉर्मर estate and his resident was fixed at Puri. This unfair settlement commenced an era of oppressive foreign rule in Odisha, which paved the way for a serious armed uprising in 1817. फिर आपको देखिए soon after taking over Khurda, the British followed a policy of re-assuming service tenures in देखिए यहाँ पर in bitterly affected the lives of the ex-militia of the state. The PAX देखिए the severity the SEVERIT देखिए the severity of the measure was compounded on account of an unreasonable increase in the demand of revenue and also the oppressive wage of its collection. Consequently, there was large-scale desertion of people from Khurda between 1805 and 1870. Yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either the productive capacity of the land or the paying capacity of the riots देखिए देखिए यहाँ पर क्या नो लीवेंसी देखिए यहाँ पर नो लीवेंसी देखिए नो लेनिनसी यहाँ पर जो आपको इस तरह से बड़ा कीजिए यहाँ पर जो आपको कहा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कि नो आपको यहाँ पर कहा गया नो अब यहाँ पर आपको एक जो आपको कहा गया था 1 मिनट देखिए यहाँ पर आपको जो है क्या कि नो लेनियंसी आपको यहाँ देखिए नो लेनियंसी वाज शोन इवन इन केस इवन देखिए यहाँ पर क्या इवन इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज विच ओडिशा वाज फ्रिक्वेंटली प्रोन टू देखिए रेदर लैंड्स ऑफ डिफॉल्टर्स वर सोल्ड ऑफ टू स्कीमिंग रेवेन्यू ऑफिसर और स्पेकुलेटर्स फ्रॉम बंगाल। अब द हेयर डायरेक्टरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द
deposed king जगबंधु देखिए जगबंधु वैद्याधर महापत्र भारम देखिए आपको भरमबार देखिए भर राय और बख्शी जगबंधु हैज ही वाज पॉपुलरली नोन वाज one among the dispossessed landholders. He had in effect become a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contribution from the people of Khurda before deciding to fight for their grievances as well as his own. Over the years, what had added to this? What had added to these? Grievances were first the introduction of Sikka, Rupiah, silver currency in a region. B. Thus insistence on payment of revenue in the new currency. C. An unprecedented rise in the rise in the price of food, stuff, and salt, which had become far-fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt makers of Odisha were deprived of making salt. And D. The auction of local estate in Calcutta, which brought in absentee landlords from Bengal to Odisha. Beside the insensitive and corrupt police system also made this situation worse for the armed uprising to take a यहाँ पे टैक सिनिस्टर यहाँ पे क्या टैक सिनिस्टर SINST सिनिस्टर शेप आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए द अपराइजिंग वाज सेट ऑफ ऑन 29 March 1817 हैज द पैक्स अटैक द पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट established at Banpur, killing more than 800 men and took away a large amount of government money. Soon it repulsed speed in different directions, with Khurda becoming its epicenter. The Zamindars and Rayot like joined the packs with enthusiasm. Those who did not were taken to task. A no rent campaign was also started. The British tried to dislodge the packs from their entrenched position, but failed. On 14th April 1817, Bakshi Jagbandhu leading 5 to 10,000 packs and men of the Kand tribe seized Puri. Seized Puri and declared the hesitant King Mukunda Dev II and their ruler. The priest of the Jagannath temple also extended the packs their full support. Seeing the situation going out of hand, the British clamped martial law. The king was quickly captured and sent to prison in Cuttack with his son. The Bakshi with his close associate Krishna Chandra Brahmar Rai tried to cut off all communication between Cuttack and Khurda, as the uprising spread to the southern and the northwestern parts of Odisha. Consequently, the British sent Major General Martindale to clear off the area from the clutches of the packs, while at the same time announcing rewards for the arrest of Bakshi Jagbandhu and his association. In the ensuing operation, hundreds of packs were killed. Were killed, and many fled to deep jungles, and some returned home under a scheme of amnesty. Thus by May 1817, the uprising was mostly contained. However, outside Khurda, it was sustained by Bakshi Jagbandhu with the help of supporters like the Raja of Kujang and the unflinching loyalty of the packs until his surrender in May 1825. On their part, the British henceforth adopted a policy of leniency
leniency, indulgence, and forbearance towards the people of Khurda. The price of salt was reduced, and necessary and reforms were made in the police and the justice system. Revenue officers found to be corrupt were dismissed from the service, and former landholders were restored to their lands. And the son of King of Khurda, Ramchandra Dev III, was allowed to move to Puri and take charge of her affairs of the Jagannath temple with a grant of rupees 24,000. In sum, it was the first such popular anti-British armed uprising in Odisha, which had a far-reaching effect on the future of British administration in that part of the country. To merely call it a pack rebellion will thus be an understatement. देखिए यहाँ पर क्या है कि खुर्दा संग्रह एक केस हिस्ट्री यहाँ पे 1857 की यहाँ पे जो आपको कहा गया। देखिए कि 1857 की घटना बहुत 1857 घटना से बहुत पहले उसी पर एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान घटित हुई थी। हमारे उस घटना का अध्ययन करना और इस बात विचार करना विशेषाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों ने के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा जो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ हों, जिनमें आपको 60 बड़े और 1109 छोटे गांव समेत एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार में 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठाओं के बीच संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेज के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठों के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र एक 10वां था, अंग्रेजों उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया था तथा उनका निवास में निश्चित कर दिया गया। इस अनैतिक व्यवस्था ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन से एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1870 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए खुर्दा को यहाँ पे क्या, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने और की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805-1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर अभी अंग्रेज ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता रैयतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजी को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा के वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमवर राय, जिन्हें लोग अक्सर बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, अधिक खाद्य सामग्री कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिस कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने के वाले इस काम से वंचित हो गए थे। स्थानीय जमींदारों की स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण
जिसके कारण आपको उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अति असंवेदनशीलता, भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1870 की इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। आप देखिए उत्साह, देखिए यहाँ पर क्या उत्साह से भरपूर, देखिए यहाँ पर उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल है। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में सहित को कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भरमवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट आ गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्र में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आंकना होगा। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या एल्सवेयर की बात की, अनंत की बात यहाँ पर की गई है। अनंत में यहाँ पर देखिए क्या कि परम शांति के, देखिए अनंत की बात यहाँ पर आपको की जाए, उसको यहाँ पर देखिए इसमें आपको देखिए फॉर ए हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, देखिए फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस मतलब क्या कि परम शांति के एक स्वर्गीय समाज की खातिर, देखिए क्या फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस मतलब क्या परम शांति के एक स्वर्गीय समाज की खातिर। देखिए यहाँ पे क्या इसमें कहा गया कि वाइल द रिवोल्ट वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया इन 1857 ए मासिव अपराइजिंग वाज रेगिंग इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना। देखिए इट हैड स्टार्टेड इन 1850 and could be suppressed only by the mid of 1860s decade. Thousands of loving poor people were led by Hong Jikuang to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace. This was known as the Taiping Rebellion. Hong Jikuang was a convert to Christianity and was against the traditional religions practiced to China, regional practiced in China, such as Confucianism and Buddhism. The reverse of Taiping wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced, where no one held any private property, where there was no difference between social classes and between men and women, where consumption of opium, tobacco, alcohol, and activities like gambling, prostitution, slavery were prohibited. The British and French armed forces operating in China helped the emperor of the Qing देखिए यहाँ पर क्या
of the king dynasty to put down the tapping rebellion। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया कि जब 1857 भारत में विद्रोह फैला, उसी समय आपको उसी समय हम क्या उसी समय क्या देखिए आप उसी समय चीन में भी उसी समय आपको उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय समाज की स्थापना की लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिक्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह देखिए, ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे समाज का स्थापना करना चाहते जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ ईसाई धर्म को देखिए जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा जो देखिए जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ अफीम तंबाकू शराब के सेवन तथा जुए वेश्यावृत्ति और गुलामी पाबंदी होगी। चीनों तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने टाइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। अब एक इमेजिन आपको देखिए क्या गया क्या कि इमेजिन यू आर ए ब्रिटिश ऑफिसर इन अवर ड्यूरिंग द रिबेलियन, व्हाट वुड यू डू टू कीप योर प्लान्स ऑफ फाइटिंग द रिबेल्स ए टॉप सीक्रेट। देखिए आक्रमण के आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं, विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया एक इमेज भी आपको यहाँ दिया गया, उस इमेज को देखिए। देखिए क्या है कि देखिए रूल्स ऑफ रेसिडेंसी इन लखनऊ। अब यहाँ देखिए जो आप यहाँ देख रही है आपको क्या लखनऊ देखिए लखनऊ रेसिडेंसी, देखिए लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ क्या इन जून 1857 द रिबेल फोर्सेस began the siege of the residency. A large number of British women, men and children had taken shelter in the building there. The rebels surrounded the compound and bombarded the building with shells. Hit by a shell, Henry Lawrence, the chief commissioner of our, died in one of the rooms that you see in the picture. Notice how building carry the marks of past events. जून 1857 विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को जून 1857 में जून 1857 में आपको विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारे अंग्रेज औरतें, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में प्रणाली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोरों से हमला किया। इसी तरह के एक गोरों से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। वह इस चित्र दिखाई दे रहा है। फिर गौर से देखिए कि इमारतों बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। अब आगे आपको यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको शो किया गया उसको देखिए। यहाँ देखिए पूरी तरह से आपको फिनिश होता है ये चैप्टर। वो अथी है दांत छोड़ न था भात घटवाना। देखिए अब आपको क्या है कि वीवर्स आयरन स्मल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स की बात की गई है। क्या कि बुनकर लोहा बनाने वाले आयरन स्मल्टर मतलब लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक हैं। यह वो क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 पार्ट 1 है। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 पार्ट 1 को यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखिए पहला इमेज आपको यहाँ पर शो किया उसको यहाँ पर देखिए। तो इमेज आपके यहाँ देखिए ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। ये जो इमेज आप यहाँ देखें क्या 17वीं सदी में, देखिए 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज का इमेज यहाँ पर शो किया गया है। 17वीं सदी में आपको सूरत बंदरगाह पर व्यापारी जहाज का इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है। देखिए क्या कि सूरत यहाँ देखिए जो आपको कहा गया सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड। Dutch and English trading ships began using the port from the early 17th century. Its important decline in the 18th century.
अब आगे हम देखिए क्या कि ये आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कि this chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. Both these industries were crucial for the industry revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from 1850 decades, Britain came to be known as the workshop of the world. अब यहाँ देखिए क्या इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा एवं इस्पात उद्योग इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी देखिए भारतीय कारीगरी। अब यहाँ देखिए क्या कि आपको इसमें जो कहा गया भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीन उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या इसमें आपको यह है कि द इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए यहाँ पर क्या है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। यू हैव सीन चैप्टर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज interested in trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial product, and over time, manufactured goods from Britain began flooding India. How did this affect Indian crafts and industries? This is the question we will explore in this chapter. अब आगे हम देखें क्या कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और एवं यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा वहाँ उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादन के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजार में आने लगा। इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह का असर पड़े प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया पहला आपके यहाँ पर देखिए इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट की बात की गई है। उसके बाद आपको इमेज यहाँ पर देखिए इमेज आपको यहाँ पर जो कहा गया उसको यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ देखिए क्या कि पटोला आपको देखिए पटोला वीव मिड 19th सेंचुरी पटोला वाज उबेन इन सूरत अहमदाबाद एंड पठान हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। देखिए पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया क्या कि देखिए न्यू इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट आपके यहाँ है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार आपको यहाँ पर है। देखिए लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर क्या लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कंक्वर बंगाल इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल हैड long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively
traded in Southeast Asia, Java, Sumatra, and Penang, and West and Central Asia from the 16th century. European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. अब देखिए बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियाँ यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों को हुनर की याद अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जरूर को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। अब यहाँ देखिए वर्ड्स टेल अस हिस्टोरी। वर्ड टेल अस हिस्टोरी मतलब क्या? शब्दों में इतिहास छिपा या शब्द इतिहास कहते हैं। शब्द हम लोग इतिहास कहते हैं। अब आगे यहाँ देखिए कि यूरोपियन ट्रेडर्स European traders first encountered a fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all finally woven textile has muslin, a word that acquired wide currency. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in the southwest India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, derived from Calicut, and subsequently calico became the general name for all cotton textile. There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western markets. In Figure 3, you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representatives in Calcutta in 1730. देखिए the order that year was for 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloth. These were known by their common name in the European trade as pièces goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide. अब यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब परिचित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पढ़ते तो आपको पता चलता है कि उनमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। यार्ड्स मतलब आपको यहाँ पर देखिए, आपको यार्ड्स का मतलब आपको गज हो गया, और यार्ड्स मतलब आपको यहाँ पर गज हो गया, यार्ड्स गज होता है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ एक आपको इमेज भी शो किया गया है। देखिए ये जो आप इमेज देख रही है फिगर 3 जो आप यहाँ देख रही है, फिर आपको क्या ए पेज फ्रॉम एन ऑर्डर, हाँ देखिए यहाँ पर क्या ए पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1730। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। अब यहाँ देखिए क्या कि नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वाज केयरफुली प्राइस इन लंडन। दिस ऑर्डर हैड टू बी प्लेस्ड 2 years in advance because this was the time required to send orders to India. Get specific cloth woven and shipped to Britain. Once the cloth pieces
pieces arrived in London. They were put up for auction and sold. अब यहाँ देखिए क्या गौर से देखें कि वही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान देखिए सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। और फिर आपको आगे यहाँ पर आपको दूसरा भी इमेज भी आपको दिया गया, इमेज 4 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि जामदानी, देखिए यहाँ क्या है कि जामदानी, देखिए जामदानी वीव अर्ली 20th सेंचुरी, जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। यहाँ देखिए क्या जामदानी इज ए फाइन मुस्लिम ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर मूव एंड ऑन द लूम, टाइपिकली इन द ग्रे एंड वाइट, ऑफन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज हैज इन द क्लॉथ इन दिस पिक्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जामदानी वीविंग वर डेका इन बंगाल एंड लखनऊ इन द यूनाइटेड प्रोविंस। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इनका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश से स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि नो लुक एट, देखिए नो लुक एट द, अब यहाँ देखिए क्या है कि नो लुक एट द, देखिए आपको यहाँ पर क्या नो लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। अमंग्स द पीसेज ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड Sinters, corsage or khasa and bandana. Do you know where the English term sinters comes from? It is derived from the Hindi word chinat, a cloth with a small and colorful flowery designs from the 1680s decades. There started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their देखिए यहाँ पर क्या for the exquisite floral designs, fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore cloth of Indian fabric. अब देखिए आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया तो उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें यह व्यापारी सिंटर, कोसा या खस्सा और बंडना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंटर शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छिंट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से परिधान पहनती थी। Similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. Originally, the term derived from the word बंधाना, देखिए हिंदी for tying and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. अब देखिए यहाँ पर क्या कि बंडाना शब्द का इस्तेमाल, यहाँ देखिए क्या कि बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाली ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा एक इमेज भी आपको यहाँ पर प्रिंटेड डिजाइन इमेज आपको शो किया गया है। देखिए क्या प्रिंटेड डिजाइन ऑन फाइन क्लॉथ सिंटर्स प्रोड्यूस इन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश mid-19th century. This is a fine example of the cheap type of sinters produced for एक्सपोर्ट टू ईरान एंड यूरोप। देखिए यहाँ पर क्या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाए छिंट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छिंट का यह बढ़िया उदाहरण है। फिर आपको आगे यहाँ पर इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है।
आगे हम देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर क्या बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंडाना डिजाइन अर्ली 20th सेंचुरी नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडिल डू यू नो व्हाई इन दिस ओढ़नी टू टाई एंड डाई सिक पीस आर सिम्ड टुगेदर विथ गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी बंडाना पैटर्न्स वर मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड गुजरात। देखिए कपड़े के मध्य से गुजरती रखीलों को देखिए आप जानते हैं यह क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए टाई एंड डाई रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। एक दूसरे में आपको सी दिया गया है। बंधाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। अब आगे आप देखिए क्या है कि देखिए देयर वर अदर क्लॉथ इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन कासिम बाजार पटना कलकत्ता उड़ीसा चारपुरे द वाइड स्पीड यूज ऑफ सच वर्ड्स shows how popular Indian textile had become in different parts of the world। एक बही में कई देखिए बही खाते मतलब बही खाते रसीद में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया। कासिम बाजार पटना कलकत्ता उड़ीसा चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आपको कहा गया देखिए आगे यहाँ पर आपको एक्टिविटी की बात हम यहाँ करते एक्टिविटी मतलब गतिविधि जो आप है वो हम देखिए वाई डू यू थिंक द एक्ट देखिए वाई डू यू थिंक आपकी राय में हम देखिए वाई डू यू थिंक द एक्ट वाज कॉल्ड द कैलिको एक्ट वाई देखिए वाट डज द नेम टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ टेक्सटाइल द एक्ट वांटेड टू बैन। देखिए आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया, इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब देखिए स्पिनिंग जेनी क्या होता है यहाँ देखिए स्पिनिंग जेनी आपके यहाँ है। स्पिनिंग जेनी क्या होता है ये देखिए यहाँ पर स्पिनिंग जेनी की बात आपके यहाँ पर की गई। स्पिनिंग ए मशीन बाय विच ए सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पन व्हेन द व्हील वाज टर्नेड ऑल द स्पिंडल्स रोटेड। अब स्पिनिंग जेनी क्या एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। अब यहाँ पे एक फिगर भी आपको दिया गया, इस फिगर को यहाँ पर देखिए। फिर आपके यहाँ पे ये है क्या देखिए ए सी व्यू ऑफ द डच settlement in Cochin 17th century has European state expanded trading settlements were established at various ports. The Dutch settlements in Cochin came up in the 17th century. Notice the fortification around the settlements। देखिए क्या है कि कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला विभिन्न बंदरगाहों व्यापारिक बस्तियाँ भी बढ़ने लगी। कोचिन में डच बस्तियाँ 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। देखिए इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट का इमेज आपके यहाँ देखिए आपके आगे इसके बाद आपका इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट मतलब क्या यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा आपको देखिए इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स के अंतर्गत। इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर क्या कि बाय द अर्ली 18th सेंचुरी देखिए क्या कि बाय द अर्ली 18th सेंचुरी worried by the popularity of Indian textile wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile in 1720. The British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile Sinters in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते थे भारतीय कपड़े देखिए भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन एवं रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। देखिए एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। Unable to compete with Indian textile, English producer wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth.
उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लगातार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मरमर या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या इसमें क्या कंपटीशन, देखिए कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू ए सर्च फॉर technological innovation in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spinners. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense quantities and cheaply too. देखिए यहाँ पर जो कहा गया ये देखिए उस समय देखिए यहाँ पर क्या इस भारतीय कपड़ों के साथ इस शोहर की वजह से इंग्लैंड को में देखिए भारतीय कपड़ों के साथ इस शोहर की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में आपको जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकनीकों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाप्स इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। उसके बाद देखिए और यहाँ पर क्या, however, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century. European trading companies, the Dutch, the French, and the English, made enormous profit out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. But as you know, Chapter 2, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from peasants and जमींदार in India and use this revenue to buy Indian textiles. अब देखिए इसके बाद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का 18वीं सदी के आखिर तक देखिए इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाई। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। और फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया, इसका देखिए यहाँ पे एक मैप आपको दिया गया। देखिए वेयर वर देखिए यहाँ पर क्या कि वेयर वर देखिए यहाँ पर क्या कि वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ थे, यहाँ पर आपको इमेज आपको शो किया गया। अब आप आगे देखिए आपको एक फिगर भी आपके यहाँ पे इसमें शो किया। इसमें क्या देखिए आपके यहाँ पर आपको है क्या, देखिए if you look at the map, you will notice that textile production was concentrated in 4 regions in the early 19th century. Bengal was one of the most important centers located along the numerous rivers in the delta. The production center in Bengal could easily transport goods to distant places. They don't forget that in the early 19th century, railways had not developed and routes were only just beginning to be laid on an extensive scale. अब यहाँ से क्या अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। अब हम देखिए क्या डेक्का इन ईस्टर्न Bangladesh was the foremost textile center in the 18th century. It was famous for its malmar and jamdani weaving. If you look at the southern part of India in the map, you will see a second cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast, stretching from Madras to northern and Andhra Pradesh. On the western coast, there were important weaving centers in Gujarat. अब देखिए पूर्वी बंगाल बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह सर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई देगा। पश्चिमी तट पर देखिए मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। इसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या, इसके बाद आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया
देखिए इसको फिलहाल इसी चैप्टर तक आप यहाँ पर रखिए, इसके आगे आप अगले वीडियो में देखिएगा।